अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने रहे हैं, बात करेंगे कि वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। क्या वर्ल्ड कप 2023 इंडिया से हो सकता है बाहर? हाँ जी, क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे अगर जाते हैं रमीज राजा और आते हैं नजम सेठी तो मोहम्मद आमिर की भी वापसी के चांस काफी ब्राइट हो सकते हैं। क्या स्टोरी है उस सवाल से बात करेंगे। क्या बनेगा और बाबर आजम के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी वो बताएंगे, और रमीज राजा का टाटा बाय बाय का सीन भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली दफा आए तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि इस वक्त जो है अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंडिया के ऊपर बड़ी तलवार जो है लटकना शुरू हो गई है। अगर आप कहीं भी जाएं और कहीं पर भी जाकर आप सर्च करें तो आप देखेंगे कि खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि वर्ल्ड कप 2023 हो सकता है कि इंडिया से शिफ्ट कर दिया जाए। रीजन इसके हवाले से जो है बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन आ रही है, और रीजन आ रही है दाऊद साहब टैक्स के हवाले से। ये क्या स्टोरी आ रही है टैक्स की और वर्ल्ड कप की? देखिए, मसला ये टोटल जो है वो इशू ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है ये उसका मसला है, और ये बिल्कुल वो अपने रॉन्ग पर है, किसी तौर पर भी वो राइट में नहीं आते, क्योंकि ये रूल है। जो आईसीसी के जितने मेंबर है, खैर आईसीसी को छोड़ भी दो, ये फीफा में भी यही होता है। कोई भी जो भी मेगा इवेंट होता है कहीं भी किसी मुल्क में, और कोई भी उसकी जो बॉडी होती है गवर्निंग बॉडी, चाहे आप आईसीसी की बात कर लो, चाहे फीफा की बात कर लो, चाहे जो हॉकी करवाते हैं, मतलब किसी भी आप इवेंट की बात करो, जब मेगा इवेंट होता है तो जिस टीम को होस्टिंग राइट्स मिलते हैं, लाइक जैसे कतर को भी, हाँ जिस कंट्री को मिलते हैं, लाइक अभी जैसे ये कतर को मिले हैं अभी, तो उन्होंने फीफा में टैक्स की छूट दी थी फीफा को, स्पेशली फीफा, हाँ कि जितना होटल्स और जो भी खर्चे होंगे टैक्स में छूट मिलेगी। ये आईसीसी का भी रूल है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, और ये बात बीसीसीआई भी समझता है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते। कहने का मतलब है कि अगर वर्ल्ड कप होगा इंडिया के अंदर तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको आईसीसी को इसके तमाम मामलात में छूट देनी पड़ेगी, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग के इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो होटल्स हो, जितने भी आईसीसी के एक्सपेंस होंगे उसमें इंडिया जो है वो अपना टैक्स नहीं ले सकता आईसीसी से। हाँ, अब इस कहानी आ गई कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है जी कि हम तो कोई छूट नहीं देंगे। उन्होंने पहले भी ऐसे ही किया था 2016 में, अभी का नहीं है इनके साथ। हाँ, 2016 में भी जो गवर्नमेंट थी उसने ये जिद लगा ली थी भारतीय गवर्नमेंट ने कि हम छूट नहीं देंगे, और उसकी वजह से जो बीसीसीआई को नुकसान उठाना पड़ा है ऑलमोस्ट वो 190 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि पीकेआर में अगर आप कन्वर्ट करो तो 400-500 करोड़ का नुकसान है। 400 से 500 करोड़ का नुकसान बीसीसीआई को उठाना पड़ा था। अब जो सीन नजर आ रहा है, अब ये बड़ा इवेंट है, वो बहुत पुरानी बात है 2016 की, अभी तो 7 साल हो जाएंगे ना 23 के वर्ल्ड कप में। करेंसी में फर्क आ गया है, ब्रॉडकास्टर में फर्क आ गया है, व्यूअरशिप में फर्क आ गया है, बढ़ गई है, ज्यादा कमाई होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो खबरें हैं, अगर दो अब बातें आ गई हैं भारत के पास, भारत नहीं बीसीसीआई के पास दो ऑप्शन है अब। या तो यह है कि गवर्नमेंट को उन्होंने ऑलरेडी एक उनका मीटिंग हुई है बीसीसीआई की गवर्नमेंट के साथ जो अनसक्सेसफुल रही है, गवर्नमेंट बात नहीं मानी कि हम टैक्स में छूट नहीं देंगे। फिर बीसीसीआई दोबारा आई है और आईसीसी ने उनको ऑलरेडी डेडलाइन दी हुई है, 2 महीने की उनके पास डेडलाइन है, जिस पर उनको आईसीसी को बताना है कि अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर किसी और को, या तो फिर यूएई को वर्ल्ड कप दिया जाएगा, या मे बी बड़ा इवेंट है तो बांग्लादेश या श्रीलंका भी बोलेंगे कि थोड़े थोड़े मैचेस हमें भी दे दो। तो हो सकता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका को भी यूएई के साथ कुछ मैचेस मिल जाएं। लेकिन अली अब एक ऑप्शन तो यह है बीसीसीआई के पास कि फिर वो सारा खर्चा खुद बर्दाश्त करें, जैसे उन्होंने पहले भी किया है। अगर वो चाहते हैं कि इंडियन फैंस एंजॉय करें वर्ल्ड कप, तो फिर वो ये करेंगे कि सारा खर्चा अपने पास से टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देंगे। यानी कि गवर्नमेंट को या आईसीसी को दे दें, या तो गवर्नमेंट को वो आईसीसी से चार्ज कर लेगी तो बीसीसीआई आईसीसी को दे देगा, या अब ये बड़ी अजीब सी कहानी है। अब इसमें आपको पता है नुकसान कितना होगा, इतना नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अच्छा, होता यह है कि जो मुल्क आईसीसी इवेंट या फीफा को होस्ट करता है उसको प्रॉफिट होता है, खूब उसको आईसीसी पैसे देता है और ये कमाता है। अगले 2 महीनों के अंदर बताना भी पड़ेगा बीसीसीआई को, आईसीसी को क्लियर करना पड़ेगा कि ये सब चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप में आपको पता है कि आईसीसी 1 साल पहले तैयारी शुरू कर देता है। और इस पर अब ये ऐसा होगा कि बीसीसीआई को उल्टा अपने मुल्क में इवेंट करवाने के डबल पैसे देने पड़ेंगे। अली साहब, जो एस्टिमेटेड, अभी जाहिर एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी ये हुआ ही नहीं है खर्चा, लेकिन जो एस्टिमेटेड फाइनेंस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 900 करोड़ इंडियन रुपीस, 900 करोड़, यानी कि पीकेआर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 2-2.25 करोड़, चलो 2000 करोड़ मिला लो, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का नुकसान होगा बीसीसीआई को, या ये उनको 2000 करोड़ देने पड़ेंगे
आईसीसी को या अपनी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे ये 2000 करोड़ वर्ल्ड कप करवाने के लिए। अब उनको सोचना है कि अगर तो उनको फैंस को एंजॉय वो करवाना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो हाथ ऊपर कर दिए कि हम तो पैसे लेंगे, तो अब बीसीसीआई को डिसाइड करना है कि अगर वो इंडियन फैंस का सोचेंगे तो उनको 2000 करोड़ ये देने पड़ेंगे उनको आईसीसी को, सीधी सी ये बात है। तो ये सीन नजर आ रहा है। या फिर अगर वो 2000 करोड़ नहीं देना चाहते तो फिर वो कह दें जी कि जाओ जी वर्ल्ड कप हमारे मुल्क से ले जाओ, या तो ये यूएई को बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ होस्टिंग राइट्स दे दो। तो अब ये वाली कहानी बन रही है। अभी आईसीसी को डिसाइड करना होगा, मे भी पाकिस्तान को भी मिल जाए। मैं बांग्लादेश का नाम ले रहा हूं या श्रीलंका का नाम ले रहा हूं, यूएई के साथ कुछ मैचेस, और अच्छी बात हो सकती है कि कुछ मैच मिल जाए। लेकिन वैसे मोस्ट प्रॉब्ली जो है हो सकता है ये हैंडल हो जाए मसला, क्योंकि आपको पता है कि वो गवर्नमेंट का इसमें जय शाह जो है, जय शाह वो बीसीसीआई कर सके, वो उसमें होते हैं, सियासत में होते हैं, उनके अब्बा भी सियासत में, तो मिलजुल के इन्होंने कोई हल निकालना होगा। लेकिन अगर ये हल नहीं होता तो फिर आईसीसी 100% इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं देगा, फिर वर्ल्ड कप मूव हो जाएगा और किसी और कंट्री को। अच्छा, इसमें कुछ लोग कह रहे थे, मैं देख रहा था इंडियन फैंस कहते हैं जी इंडिया को क्या बाइकआउट कर देना चाहिए, इंडिया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, नहीं मैं बताता हूं आपको। हुआ ये कि बीसीसीआई जो है, आपको पता है एक बोर्ड है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसने आईसीसी का साइन किया है। हाँ जी, ये शर्त मानी हुई है कि यार ये शर्त लिखी हुई है कि हम टैक्स छूट दिलाएंगे। ये आईसीसी को पहली बार नहीं मुतालबा आ रहा है, ये बीसीसीआई ने आईसीसी को लिख के दिया है। ये इवेंट रखने से पहले ये चीजें फाइनलाइज हुई होती। जब इवन इंडिया को राइट्स मिलने थे तब भी बीसीसीआई ने ये बोला था, और ये आईसीसी की शिक है कि जिस मुल्क को भी मिलेगा वो छूट दिलाएगा, और बीसीसीआई को ये बात पता है। इसलिए बीसीसीआई कोई रेलिटेट नहीं करेगा, इस पर कोई भी रोला नहीं डालेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा कि यार हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्हें खुद पता है ये बीसीसीआई को, और बीसीसीआई भी इस पर बड़ा नाखुश है गवर्नमेंट से कि हमें क्यों अब इजाजत नहीं मिल रही है अपनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, और जो भी फाइनेंस का उनका जो है जैसे हमारे यहाँ होता है, तो उससे वो बड़ा नाखुश है कि यार ये आप करके दें बीसीसीआई वाले कि आप ये गलत बात है, ये हमने लिखा हुआ है, हमने बात की है, मतलब वो एक बात कर आए हैं आईसीसी में, कानून है आईसीसी का ये, तो इस पर देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। लेकिन अगर बात ना बनी तो यकीनन तौर पर ये वर्ल्ड कप ना सिर्फ भारत से जाएगा, बल्कि ये दुबई के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका या मे भी कुछ मैचेस पाकिस्तान को भी मिल जाए। बहरहाल कहानियां ऐसी वैसी होती हैं। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको, रमीज साहब ने कहा था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, ठीक है। अब कहानी ऐसी आज हो गई कि रमीज राजा साहब जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक कहानी आ रही है कि इंडिया वर्ल्ड कप भी नहीं कर रहा। मतलब ये क्या कहानी है यार, अजीब मिक्सचर बन रहे हैं। मतलब रमीज कहते थे हम इंडिया नहीं जाएंगे, अब कहानी ऐसी है कि ना रमीज है और इंडिया वर्ल्ड कप बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी अजीब सी ये मंतक नजर आ रही है। बहरहाल मैं रमीज की बात कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ दाऊद साहब स्टोरी जो है वो ये भी आ रही है कि रमीज राजा जो है वो जा रहे हैं बाहर, और उनकी जगह जो है नजम सेठी ले रहे हैं। लेकिन ये किसके लिए हो सकता है पॉजिटिव साइन, वो है वन एंड ओनली मोहम्मद आमिर। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना कि मोहम्मद आमिर का जो सारा मसला हुआ था, उस मसले के बाद उनको वापस लाने वाले क्रिकेट में जो थे वो थे नजम सेठी, क्योंकि उस टाइम पर जो करंट क्रिकेटर आपके खेल रहे थे मोहम्मद हफीज और अजहर अली, इन्होंने भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड किया था। इवन प्रैक्टिस सेशंस छोड़कर चले गए थे और भरपूर इतराज किया था कि हम मोहम्मद आमिर को अपने साथ नहीं खेलने देंगे। लेकिन नजम सेठी जो है वो अपनी जिद पर बरकरार रहे और नजम सेठी ने उनको उस टीम में कम बैक करवाया। तो अगर नजम सेठी वापस आते हैं तो क्या फिर आमिर आ रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं होगा क्या। होगा ये कि मोहम्मद आमिर आपकी T20 जो फॉर्मेट है उसमें अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे, क्योंकि नजम सेठी अगर आ जाते हैं तो वो, जहां तक मुझे लगता है कि वो उनको T20 फॉर्मेट में वापस ले आएंगे और वो उनको मना भी लेंगे। और मोहम्मद आमिर आपका जो T20 क्रिकेट है उसके लिए वो अपने आप को अवेलेबल रखेंगे। ओडीआई और टेस्ट से वो रिटायर्ड है, और ओडीआई में भी वो शायद नहीं आएंगे। टेस्ट से वो ऑलरेडी ठीक है, वो जाहिर है उनकी बॉडी उनको इजाजत भी नहीं दे रही थी, वो पहले ही बता चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर नजम सेठी आते हैं, मोहम्मद आमिर आपको T20 में नजर आएंगे, पाकिस्तान की जर्सी में वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। अब फिर वो अलग बात है कि वो फॉर्म अपनी साबित करें कि वो पाकिस्तान टीम के लिए जो जितने बॉलर्स हैं, कंपटीशन बड़ा हार्ड है, अपनी फिटनेस साबित करें। मुझे लगता है वो T20 खेलेंगे पाकिस्तान की जर्सी में। और देखो मोहम्मद आमिर की भी अगर बात करें, मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि अगर मोहम्मद आमिर, ठीक है वो टेस्ट उन्होंने छोड़ दिया, ओडीआई छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं लाइक मोहम्मद हारिस जो आपके विकेट कीपर हैं, कौन सा फॉर्मेट खेलते हैं? T20 के हैं। ओडीआई में आपने इवन एक दो मौके दिए, लेकिन अभी उसके लिए वो तैयार नजर नहीं आते। आपके बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खाली T20 में एडजस्ट करते हुए नजर आते हैं। आसिफ अली है सिर्फ T20 में, आपके इफ्तिखार हैं वो भी T20 खेले। ओडीआई में पता नहीं मौका दो ना दो, लेकिन T20 में नजर आते हैं। हैदर अली T20 में ही है। तो मोहम्मद आमिर भी अपने आप को सिर्फ T20 के लिए अवेलेबल करते हैं। बुराई नहीं है। हाँ, इससे मोहम्मद आमिर का अपना भी आपको पता फायदा है कि वो लीग से अगर खेलते हैं
एक रिटायर्ड प्लेयर की जो लीग्स की वैल्यू है वो बहुत ही कम रहती है। वो उसको कोई भी बड़ी फ्रेंचाइज ये नहीं चाहेगी कि यार वो रिटायर्ड है, वो वैल्यू ही नहीं रहती। जैसे हम बोलते रहते हैं पीएसएल में, लोग बोलते हैं, फैंस बोलते हैं ये रिटायर्ड खिलाड़ी आ गया तो आ गया, वो उसकी बात ही नहीं, वो इतनी नहीं मानी जाती यार ठीक है रिटायर्ड आ गया। अब फिंच को किसी ने रखा ही नहीं। मिसाल डेल स्टेन जैसी भी, जब उसने रिटायरमेंट ली थी तो आपके सामने क्या वैल्यू रहेगी थी? फिंच की बात कर रहे हैं ना, T20 से भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिटायर्ड हो रहे हैं ऑलमोस्ट, तो किसी ने खरीदा ही नहीं पीएसएल में। ये अगर पिछले साल आते फिंच, लोग हाथों हाथ लेते हैं इनको। मुशी को भी नहीं लिया किसी ने। किसे? मुशफिकुर रहीम नहीं, रहीम। उनकी वजह है, उसकी वजह यह है कि इसलिए बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लिया क्योंकि बांग्लादेश की 2 सीरीज हैं आपके पीएसएल के दरमियान। एक है बांग्लादेश की और इंग्लैंड की, वो चले छोटी सीरीज है, फिर बांग्लादेश और आयरलैंड की भी है। तो बांग्लादेश के प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, लंबी सीरीज। तो जाहिर है जब 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो उन्होंने नाम दिए हुए थे ना, लेकिन फ्रेंचाइजिस ने अच्छा किया उनको पिक इसलिए नहीं किया कि अगर वो उनको एक अच्छी कैटेगरी का पिक कर लेते और वो प्लेयर अवेलेबल ही ना होता तो उनकी तो एक कॉस्ट भी जाती और नुकसान भी होता। मे भी वो 1-2 मैचेस के लिए आ भी जाते, लेकिन फ्रेंचाइजिस को क्या फायदा? हाँ पैसे भी ले लेते, लेकिन बात पैसों की नहीं है, बात ये कि आपकी स्लॉट खाली हो जाती, आप रिप्लेसमेंट भी कोई ना लेते, आपके पास वो मौका था। तो इसलिए बांग्लादेशी प्लेयर्स को किसी ने नहीं लिया, ना मुस्ताफिज रहमान को लिया, ना मुशी को लिया, वो एक शकीब को भी अगर आप देखें नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि बांग्लादेश के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। मैं बात जो करूं अली मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर के पास अब एक और आप कहने के मौका आ सकता है नजम सिटी की सूरत में, अगर रमीज राजा जाते हैं, जाहिर अगर ये इस पर साइन होते हैं, क्योंकि अभी तक तो खाली खबर ही आई है कि हर जगह चल रही है, टीवी पर हर जगह की एक उनको समरी दे दी गई है, अब साइन करने हैं। अब समझ तो मेरी चीजों, ये चीजें मेरी समझ से बाहर हैं। अभी हफ्ता पहले शहबाज शरीफ ने कहा था जी मैं सेटिस्फाइड हूं उनकी परफॉर्मेंस पर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं रमीज राजा। उससे पहले महीना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे, उस टाइम उन्होंने कहा था जी कि रमीज राजा को बोला था बड़ा कि जी उनको हम टाइम देना चाहते हैं, अभी वो आए हैं, उन्होंने अभी काम नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि उनको सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो काम करें और काम करें। अभी आए थे तो उन्होंने कहा जी बड़ा जबरदस्त आपने काम किया, और अब ये खबर आ रही है कि वो उनको हटाने जा रहे हैं। तो कुछ कहानियां बड़ी अजीबो गरीब सी हैं, लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन अगर रमीज राजा जाते हैं और नजम सेठी आते हैं तो मोहम्मद आमिर से ज्यादा लग नहीं रहा कि किसी को फायदा होगा। एटलीस्ट पाकिस्तान की T20 टीम में वापसी होगी, इसके अलावा वाली चेंजेस तो बहुत ज्यादा होंगी। अब अगर आप अपना बोर्ड देखो तो हर लिहाज से तब्दीलियां होंगी। होगा ये भी कि जो आपके सिलेक्टर है बोल वसीम, वो भी जा रहे हैं, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, वो किसी तौर पर नहीं साथ जाएंगे, अब सब जाएंगे। रमीज आए थे तो कोई भी नहीं गया था, जब रमीज साहब आए, रमीज राजा साहब, तो कोई चेंजेस नहीं हुई, ना सिलेक्टर गए ना कोई गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब आप देखोगे कि आपकी सारी तब्दीलियां हो जाएंगी, पूरा बोर्ड में ऊपर से लेके नीचे तक तब्दीलियां होंगी। कोचेस भी नहीं लगेंगे, एक तो सकलैन की वैसे मुद्दत चेंज हो रही है, आपका सिलेक्टर भी चेंज होगा, आपका कोच भी चेंज होगा, फिर आपकी जो मैनेजमेंट है पूरी, वो तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पे, सबके कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो रहे हैं, यूसुफ शॉन टेट वगैरह सबके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, वो 1-1 साल के इन्होंने कहा था रिन्यू करेंगे उनको, वो भी खत्म हो रहे हैं। फिर देखा जाएगा उसमें क्या तब्दीली करनी है, फिर बोर्ड के अंदर तब्दीलियां होंगी हैवी पैमाने पे, वहां पर भी आपके मैनेजर शैनेजर डायरेक्टर सारे तब्दील होंगे, मीडिया मैनेजर तो ये तो फलाना, एडवर्टाइजिंग के सब तब्दील होंगे। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि बाबर आजम, कप्तान बाबर आजम, क्योंकि अभी तक जो आपकी हार हुई है उसके बावजूद इवन फैंस ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, मीडिया में बड़ा क्रिटिसाइज हुआ बाबर की कप्तानी को लेकर, स्पेशली बैटिंग में तो कोई दोहराई नहीं भाई, आज भी बाबर ने किंग की तरह बैटिंग की, 78 रन मारे हैं, प्रॉपर बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान की, इस बात ने डॉट लगा के बात खत्म कर दी। लेकिन कैप्टेंसी बहुत सवाल है ना, लेकिन जब बात कैप्टेंसी की आती है तो सवाल ऐसे कि वो उछल उछल कर निकल रहे होते हैं, इतने सवाल है कप्तानी के ऊपर बाबर की कि वो बिल्कुल समझ से बाहर है। तो बाबर की, और देखो अब बात ये भी नहीं है कि आप कहो कि खाली कप्तानी, हाँ आप बाबर को कप्तान भी कैरी ऑन कर सकते हो, जैसे आफरीदी ने बोला है या काफी लोगों ने बोला है, हफीज ने भी बोला है, मलिक ने भी बोला है, स्प्लिट कप्तानी होनी चाहिए कि नहीं। क्या आप ये सोचते हो कि T20 में शादाब खान को कप्तान लगा दिया जाए? अब ये भी सवाल है ना, सवाल है कि T20 में वैसे इस बार जो है ना काफी अच्छा पता चलेगा जो फ्रेंचाइज की जिस तरह से करेंगे, क्योंकि शादाब ने कहा है कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, और अगर वो अपनी बात पर पूरा उतरते हैं और वाकई वो प्रॉपर अग्रेसिव क्रिकेट के साथ आते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है उसको शादाब खान की जो आप बात कर रहे हो, जो उन्होंने स्क्वाड पिक किया, उन्होंने वो वाला काम करते हैं शादाब जो इंग्लैंड करता है, एक दिन पहले बताता है और अगले दिन वो होता है। इंग्लैंड बोलता है हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, वो खेलते हैं। शादाब ने बोला ड्राफ्ट में हम अग्रेसिव पिक करेंगे, ड्राफ्ट आपने देखा सारे अग्रेसिव पिक किया। तो ये शादाब खान डिफरेंट एक खिलाड़ी है, आपको मैं चाहता हूं कि आप ऐसे खिलाड़ियों को प्रमोट करें, उनको आप कॉन्फिडेंस दें, इवन दो शादाब के फेलियर्स भी होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि वो कप्तान सीखे सिखाए हैं, वो गलतियां करते हैं, उन्होंने कभी हुसैन तलत को ओवर दे दिया, कभी कोई गलती कर दी, वो गलती की, वो ठीक है, लेकिन जो एक सोच है ना, स्ट्रोक्स गलतियां नहीं करते, नहीं। कितनी गलतियां करते हैं, जब इस तरह की सोच जाएंगे तो गलतियां तो होंगी, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो बड़ी अग्रेसिव है, आप पॉजिटिव है।
आप डू और डाई करते हो, और ऐसे जो लोग खेलते हैं ना उनकी कुदरत भी साथ देती है और अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है। तो मुझे लगता है कि आप यहां पर सोच सकते हो फिर, और मुझे लग रहा है कि शादाब आपके कप्तान हैं T20 के। अगर कोई भी बोर्ड में तब्दीलियां हुई तो शादाब आपके T20 के कम से कम कप्तान होंगे। और ठीक है, जो ओडीआई वाला वर्ल्ड कप है आप बेशक बाबर को 2023 तक दे दीजिए, टेस्ट में भी आप उनको कैरी ऑन कर लीजिए, लेकिन जो T20 फॉर्मेट है अब आपके माइंड में होना चाहिए 2024 का वेस्ट इंडीज वाला। तो वहां पर मुझे लगता है कि आप शादाब खान की तरफ जाइए, बाबर को आप अभी ओडीआई और टेस्ट में रखिए, अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है अगला ओडीआई का। लाइक इंडिया को आप एग्जांपल आपके पास, उन्होंने क्या किया, रोहित को उन्होंने रखा कि आप तो 23 के लिए वर्ल्ड कप है आप कीजिए, T20 से साइड कर दिया। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला T20 में थोड़ा सा इनके लिए मुश्किलात आ रही हैं, हमें नई टीम चाहिए। यही हमें भी चाहिए कि हम शादाब की कप्तानी में एक एग्रेसिव टीम खिलाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम चाहते हैं ना क्रिकेट, जो फैंस चाहते हैं और जो डिमांड है, वो आपका शादाब एक ऐसा खिलाड़ी है, फील्ड में वो जान मारेगा, बैटिंग वो करेगा, बॉलिंग वो करेगा, वो एक ऐसा 3D पैकेज है कि वो आपको एक ऐसी सोच की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद जब आप कोच लगाओगे ना शादाब के साथ वाइड बॉल पे एग्रेसिव, लाइक मॉर्गन की आप बात करते हैं, हम मॉर्गन हो गया या कोई भी, आप मॉडर्न डे कोच लगाते हो शादाब के साथ, वो आपको रिजल्ट देगा। फिर आप एक सिलेक्टर लगाते हो लाइक हफीज टाइप, एक ऐसी आप टीम बनाते हो, फिर आपकी एक सोच भी चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी टीम एक राइट ट्रैक पर जाएगी। और ये हम एक्सपेक्ट करते थे रमीज राजा से, लेकिन वही किया ना, ये चीजें हम रमीज से एक्सपेक्ट करते थे जो हमें इंग्लैंड में नजर आई कि हमें, मुझे तो यकीन कीजिए यार, मैं बड़ा पछताता हूं इस बात पर, लेकिन मेरी ये सोच थी, आपकी भी ये सोच होगी, ये बिल्कुल सही बात है कि हम ये सोचते थे कि रमीज राजा साहब के आने से ये होगा जो इंग्लैंड कर रहा है ना आजकल, कि कप्तान एग्रेसिव, कोच एग्रेसिव, सिलेक्टर एग्रेसिव, सीईओ डायरेक्टर एग्रेसिव, सब कुछ एग्रेसिव होगा। किस्मत अच्छी रही जब वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गए, नहीं तो हम नहीं खेल हाँ, पाते। पता है आपको बात करने की जरूरत नहीं है, बात करें तो कोई बुरी बात नहीं। वो नीदरलैंड ने हमें सपोर्ट किया। देखो आपने पार्टियां की वो समझ आती है, लेकिन क्या आपका हक नहीं बनता था कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो हार थी उसके खिलाफ कमेटी बनती बिल्कुल बननी चाहिए थी ना। लेकिन चलो अब जो हुआ वो हुआ। उम्मीद करते हैं, अभी टेस्ट मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का चल रहा है, कल दूसरा दिन है, ठीक है। आज मुझे अच्छी चीज जो लगी अली उसकी तारीफ करनी चाहिए। आज आपकी बैटिंग में ठीक है, आप बेशक आउट हुए, रिजवान के रन नहीं बने, आप बहुत सारी नेगेटिव बातें कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव बात है कि आज आपकी इंटेंट बड़ी अच्छी नजर आई। आज शान भी पॉजिटिव इंटेंट से खेले, अजहर बेचारे का आखिरी टेस्ट था, लेकिन वो भी आज आपको देखा पॉजिटिव इंटेंट से रन बनाए हैं। बाबर ने 78 शानदार खेले हैं, जबरदस्त पॉजिटिव इंटेंट। आगा सलमान शुरू में रोक रहे थे, लेकिन बाद में बड़ी एक एनर्जेटिक इंटेंट नजर आई है। तो आज थोड़ा सा नजर आया कि पाकिस्तान टीम भी ना इंटेंट पॉजिटिव दिखा रही थी, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा लेट हो गए हम, क्योंकि अब WTC की जो उम्मीदें थी, सीरीज हार गए हैं, तो थोड़ा सा जो है वो चीजें पीछे हो गई। काश ये हम पहले कर लेते मुल्तान टेस्ट में या पिंडी वाले टेस्ट में ये अप्रोच दिखाते, तो मुझे लगता है ज्यादा मजा आता। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक को आएगा पसंद। ऐप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे को फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।